नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। दोस्तों, नाम से ही क्लियर है, अल्सरेटिव मतलब अल्सर हो जाना, जख्म हो जाना, घाव हो जाना। कोलाइटिस मतलब कोलोन के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन हमारी है, जो बड़ी आंत है, उसके अंदर अगर जख्म हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, अल्सर हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। दोस्तों, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये जो जख्म है, अल्सर है, हमें क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, कितने प्रकार के ये हो सकते हैं, क्या लक्षण है, कैसे हमें पता चलता है कि हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस हो चुका है, और इसका होम्योपैथी में परमानेंट ट्रीटमेंट जो होता है वो कैसे होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, वो मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में कि आपको क्या क्या दवाई लेनी है, लेकिन कैसे ठीक हो जाएगी, जो एक ऐसी चीज जो कोई नहीं बताएगा आपको, जो सच्चाई है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये इस वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या है या आपके आसपास किसी सगे संबंधी को, रिश्तेदार को, परिवार में, घर में किसी को भी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप उन तक पहुंचा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है आप सभी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, ओनर फाउंडर गढ़वाल होम्योपैथी। दोस्तों, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो ऑटोइम्यून बीमारी होती है। अगर आपने पहले कभी पढ़ा है, समझा है, जाना है, कोई और वीडियोस आपने देखी है, तो आपको ये तो पता लग गया होगा कि ऑटोइम्यून बीमारी होती है। ऑटोइम्यून का मतलब होता है जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे ही ऊपर अटैक करे, हमारे ही कोशिकाओं को कुछ और समझकर अटैक करे। जैसे इम्यूनिटी का काम क्या होता है, जैसे कोई बाहर से वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन बॉडी आती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसे लड़ता है, उसको खत्म कर देता है। अगर किसी वजह से ऐसा हो जाए कि हमारी इम्यूनिटी को ऐसा लगे कि जो हमारा शरीर है वही हमारा दुश्मन है, तो क्या होगा, वो उस पर अटैक करेगी। इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या होता है, जो आंत के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो सेल्स है, जो म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा है, जो मेम्ब्रेन है, हमारी इम्यूनिटी उसको दुश्मन मान लेती है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। दोस्तों, अब हम ये समझ लेते हैं कि हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्यों है। दोस्तों, इसकी जो इटियोलॉजी है, इसका जो कारण है, वो अभी तक साइंस पता नहीं लगा पाई है। लेकिन जहां तक मैंने केसेस देखे हैं, समझे हैं, पढ़े हैं, मुझे लगता है कि इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो है इमोशनल कोज। अगर आपके अंदर कोई भी तनाव है, गुस्सा है, एंग्जाइटी है, चिंता है, अगर वो दब गई है, सप्रेशन से होता है। चिंता होने से बीमारी नहीं आती है, जब चिंता जाहिर नहीं हो पाती है, अंदर ही अंदर आपके अंदर गुस्सा आ गया, अंदर ही अंदर आपके अंदर चिंता है, और आप ये दूसरे तक शेयर नहीं कर पा रहे हैं ताकि दूसरा परेशान होगा। हम ये सोच लेते हैं कई बार कि हम दूसरे को परेशान क्यों करें, या हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम उसका विरोध कर पाए। हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अपने इमोशन, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते किसी के साथ, या किसी को बोल के नहीं करते ताकि सामने वाला नाराज ना हो जाए, हमसे बिगड़ ना जाए, हमारा रिलेशन ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, जो हमारी भावना है, जो हमारा इमोशन है, अगर गुस्सा आया तो बहुत एक्सट्रीम जो एंगर है वो हमारे अंदर दब जाएगा। अंदर दबने से क्या होगा, वो कहीं ना कहीं एक ऑटो इम्यूनिटी का रूप ले लेगा, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को खत्म करना शुरू कर देगा। इसी को हम इंग्लिश में ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। चिंता चिता के समान होती है। जिस किसी ने भी ये चीज़ बोली है वो बिल्कुल सही है। अगर हम लॉन्ग टर्म तक चिंता करते रहेंगे और इस चिंता को अंदर ही अंदर रखते रहेंगे, तो एक दिन हमारे लिए चिंता बन जाएगी। दूसरा इसका फैक्टर होता है दोस्तों, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक, अगर आपके मदर फादर को अगर यह समस्या रही है तो आपको भी होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि जीन तो आपके वहीं से ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर वो इमोशनल है, वो उनका जैसा स्वभाव है, उनका जैसा नज़रिया है किसी की चीज़ को देखने का, तो चांसेस है कि आपका स्वभाव भी लगभग वैसा ही होगा, तो बीमारी भी लगभग वैसी ही होंगी। इसीलिए डायबिटीज़ जैसी बीमारी है, बीपी जैसी बीमारियां हैं, हार्ट की कोई बीमारी है, जो इमोशन से आती हैं, वो ट्रांसफर हो जाती है एक से दूसरे के अंदर। हमने ये देखा होगा कि जो बीमारी एक से दूसरे के अंदर आती है वो ज़्यादातर इमोशन की वजह से आती है। अब हार्ट की समस्या हमें क्यों होती है? स्ट्रेस लेने की वजह से, तो वो एक से दूसरे में आती है। बीपी हमें क्यों होता है? शुगर हमें क्यों होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमें क्यों होता है? ठीक है, तो ये जो सभी बीमारियां हैं वो इमोशन से जनरेट होती हैं, और इमोशन जेनेटिक कोड के साथ चलता है। जैसे माता पिता का हमारा जेनेटिक कोड है, वैसा ही लगभग हमारा होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक कोड से ट्रांसफ़र होकर आपके अंदर डिजीज, अगर आपका नेचर अलग है थोड़ा सा, अगर आप बोल के कहने वाले हैं, अगर आपके अंदर गुस्सा है वो अंदर नहीं रख रहे हैं, आप एंग्जाइटी आप अंदर नहीं रख रहे हैं, तो आपको बीमारी नहीं आएगी। बोल के कहना ज़्यादा बेटर होता है गुस्सा अंदर दबाने से, किसी फीलिंग को अंदर दबाने से, या शेयर करना ज़्यादा बेटर होता है। अगला है दोस्तों एनवायरमेंटल फैक्टर। ऐसा माना जाता है, ऐसा स्टडी में देखा गया है कि वेस्टर्न लोगों के अंदर, जो फॉरेन के लोग हैं, जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, उनके अंदर ये समस्या ज़्यादा होती है। या जो वाइट
लोग सफ़ेद हैं, गोरे लोग हैं, उनके अंदर यह समस्या ज़्यादा होती है। अगला है दोस्तों, मेल के कंपैरिजन में फीमेल में ज़्यादा होती है और 20 से 30 साल की एज में ज़्यादा होती है, क्योंकि फीमेल ज़्यादा स्ट्रेस लेती है। ये हमें सभी पता है कि फीमेल अपना इमोशन अंदर दबा लेती हैं, कई बार डोमिनेट कर देता है कोई, तो वो अपने फीलिंग्स को दबाते हैं, परिवार में अपने मायके में नहीं बताते ताकि उनको कोई बुरा ना लगे, उनको पता ना लगे, उनको स्ट्रेस ना हो, तो अपने इमोशन दबा लेते हैं वो, और ज़्यादातर बीमारियां वहीं से आती हैं। इसलिए 20 से 30 साल के बाद जब शादी हो जाती है या शादी से पहले कोई ऐसा फैक्टर रहा हो जो उसके अंदर दब गया हो, उसने शेयर नहीं किया हो, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको ऑटोइम्यून बीमारी, कोई भी ऑटोइम्यून हो सकती है, ऐसा नहीं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ही होगी, कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी हो सकती है, कोई किसी भी तरह की कोई एलर्जी हो सकती है, जिससे हमारे जेनेटिक कोड पे अगर इफेक्ट पड़ा है, हमारी इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ा है, तो इस तरह की बीमारियां हमारे अंदर आती ही हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों टाइप की, कि अल्सरेटिव कोलाइटिस कितने प्रकार के हो सकते हैं। दोस्तों अल्सरेटिव कोलाइटिस 5 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल जो बड़ी आंत है उसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे नीचे होता है दोस्तों एनस, उसके बाद होता है रेक्टम, उसके बाद होता है डिसेंडिंग कोलोन, उसके बाद होता है ट्रांसवर्स, और उसके बाद होता है असेंडिंग कोलोन। ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों आंत की, इसके बेसिस पे हम उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहला है प्रोक्टाइटिस। प्रोक्टाइटिस होता है जब अल्सर आपके रेक्टम तक पहुंच जाए, जो गुदा द्वार है और रेक्टम है, उस एरिया के अंदर अगर आपको अल्सर है तो उसको हम बोलेंगे प्रोक्टाइटिस। दूसरा है दोस्तों प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस। जब सिग्मोइड कोलोन तक अल्सर कवर कर ले आपकी आंत को, तो उसको हम बोलेंगे प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस। तीसरा है डिस्टल कोलाइटिस। जब डिसेंडिंग कोलोन पूरे डिसेंडिंग कोलोन को कवर कर ले तो उसको हम बोलेंगे डिस्टल कोलाइटिस। चौथा है दोस्तों एक्सटेंसिव कोलाइटिस। एक्सटेंसिव कोलाइटिस होता है दोस्तों जब डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलोन सारे कवर हो जाएं तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव कोलाइटिस। लास्ट है दोस्तों पैनकोलाइटिस। जब आपकी पूरी बड़ी आंत जो है वो उसमें अल्सर हो जाए, ये दोस्तों एडवांस स्टेज है, उसको हम बोलेंगे पैनकोलाइटिस। दोस्तों अब हम बात करते हैं लक्षणों पे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों जो लक्षण है वो स्टेज पे डिसाइड होते हैं कि कौन से टाइप का आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, टाइप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसके बेसिस पे आपके लक्षण होंगे। दोस्तों इसका सबसे पहला और कॉमन लक्षण होता है डायरिया। अगर आपको डायरिया दिन में 4 से 5 बार हो रहा है तो शुरुआत हो चुकी है अल्सरेटिव कोलाइटिस की। ये हो सकता है स्टेज 1 या 2 हो। अगर 10 से 12 बार आपको जाना पड़ रहा है लूज मोशन के लिए और लूज मोशन बिल्कुल वाटरी आ रहे हैं, तो दोस्तों हो सकता है कि 3rd या 4th स्टेज हो। अगला दोस्तों फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, सेमी सॉलिड स्टूल आता है, लेकिन 2nd, 3rd, 4th स्टेज के अंदर क्या होता है कि पानी की तरह वाटर निकलेगा, पूरा डायरिया जो होगा पूरा वाटरी हो जाएगा, उसके अंदर म्यूकस निकलेगा, डायरिया जो होगा वो कंट्रोल नहीं होगा। आप कहीं भी बैठे हैं तो आपको सडन अर्जिंग होगी, आपको तुरंत भागना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, इंसान सोशल नहीं रहता, वो लोगों के बीच जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि जहाँ भी जाएगा सबसे पहले उसको टॉयलेट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एकदम से उसको अर्ज हो और वो भाग के जाए और पहुंच ना पाए। और कई बार क्या होता है ब्लड और म्यूकस और डायरिया जो है वो अंदर ही आ जाता है। इससे क्या होता है, सोशल एम्बेरसमेंट उसको फेस करनी पड़ती है दोस्तों। अगला दोस्तों जब भी डायरिया होगा तो पेट के अंदर क्रैम्प होगा, मरोड़ आके एकदम से बहुत तेज मरोड़ आएगा और बहुत तेज फिर उसको डायरिया हो जाएगा और मोशन उसके कंट्रोल नहीं होंगे। तो ये दोस्तों एक सोशल स्टेटस का भी मामला आ जाता है, कहीं ना कहीं उसको एम्बेरसमेंट होती है, फिर वो एक तरह का डिप्रेशन के अंदर जाना शुरू कर देता है, बीमारी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। पहला तो ये बीमारी उन लोगों के अंदर आती है जो पहले से स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन लेते हैं। दूसरा, जब इस तरह की बीमारी आ जाती है तो और भी ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं इस चीज़ के अंदर। तो ये दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ठीक करना। अगला दोस्तों, जैसे ही हमें लूज मोशन ज़्यादा लगते हैं, ब्लड ज़्यादा निकलता है, म्यूकस ज़्यादा आता है, डायरिया जिसको हम बोलते हैं वो ज़्यादा आता है, तो बॉडी में खून की कमी आ जाएगी क्योंकि ब्लड लॉस होगा। पानी की कमी होगी क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि सोडियम पोटेशियम की कमी आ जाएगी क्योंकि वाटरी स्टूल है। आपका HB लेवल कम हो जाएगा, RBC काउंट कम हो जाएंगे, आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा क्योंकि खाया पिया लगेगा नहीं, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। आंत में अल्सर की वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाएंगे, आपका WBC काउंट बढ़ जाएगा, फीवर रहने लग जाएगा एडवांस स्टेज के अंदर जाके। अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ये कोलोन कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए इसको नेग्लिजेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इस तरह की बीमारी है तो आप नेग्लेक्ट तो कर ही नहीं सकते इसको, क्योंकि जैसे ये बढ़ता ही जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ये। जैसे मैंने पहले बताया सिग्मोइड कोलोन में, डिसेंडिंग में, ट्रांसवर्स में, असेंडिंग में, धीरे धीरे पूरी आंत को कवर कर लेगा। तो जो स्टेज है उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगा, और जो ट्रीटमेंट है वो आपको लेना जरूरी है। इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि चलो ठीक है पड़ा है, क्योंकि धीरे धीरे ये आगे जाके अल्सर जो है पूरी आंत को ख़त्म कर देंगे, फिर सर्जरी करवाना, और वो बहुत एडवांस हो जाता है फिर।
अगला दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की। इसका डायग्नोसिस कैसे होगा, मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया कि WBC काउंट बढ़ जाएंगे, RBC काउंट जो है वो कम हो जाएंगे, HB काउंट है वो कम हो जाएगा, बॉडी के अंदर वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। यहीं से हम CBC कराएंगे तो आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। बाकी अगर आप और ज़्यादा अगर आप कोलोनोस्कोपी करवा लेंगे या सिग्मोइडोस्कोपी करवा लेंगे तो कैमरा डाल के जैसे ही गुदा द्वार के अंदर वो चेक करेंगे आंत के अंदर, तो आपको म्यूकस जो है वो दिखाई देगा कैमरे के अंदर, और जो अल्सर है वहाँ से थोड़ा बहुत ब्लड निकलता हुआ दिखाई देगा, जख्म दिखाई दे जाएंगे और वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस ही है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट एक मेन पार्ट है जिसका आप कब से इंतजार कर रहे थे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है, एलोपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है। दोस्तों हमें सबसे पहले एलोपैथी ट्रीटमेंट को समझना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, फिर मैं आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, तो आपको डिफ्रेंशिएशन आसानी से समझ आ जाएगा कि दोनों के अंदर दिन रात का फर्क है। एलोपैथी के अंदर दोस्तों 80% लोग अंग्रेजी दवाइयों पर विश्वास करते हैं कि उससे ही ठीक हो। कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि वो तुरंत आराम देती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तुरंत आराम देती है। एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे उसमें, वो जो आपका अल्सर हुआ है उसको खत्म करने के लिए, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, आपका WBC काउंट बढ़ा है, आपको फीवर आया है उसको मैनेज करने के लिए। दूसरा, अगर आपको डायरिया हुआ है, फ्लूइड लॉस हुआ है, तो आपको डायरिया आपका रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिससे आपका स्टूल है वो लेटरिन है वो सही आने लगे, पखाना आपको सही आने लगे। तीसरा है दोस्तों, जो बीमारी का ओरिजिन है, जो कारण है वो क्या है, ऑटो इम्यूनिटी। इसको मैं नहीं भूलना है। ऑटो इम्यूनिटी जब तक नहीं ठीक होगी तब तक इसका ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता है, सिर्फ मैनेज हो सकता है। ऑटो इम्यूनिटी के लिए क्या करेंगे, अगर आपकी इम्यूनिटी है तो वो शरीर पर अटैक करेगी, अगर इम्यूनिटी को दबा दिया जाए तो अटैक ही नहीं करेगी, अटैक नहीं करेगी तो अल्सर नहीं बनेगी। तो क्या होता है, स्टेरॉइड दिए जाते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और वो अटैक नहीं करेगी बॉडी पे। तो दोस्तों अगर इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो और बीमारियां तो हमारी बॉडी पे अटैक करेंगी, उसको उससे बचाएगा कौन। जब हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है तो और बीमारियां हमारी बॉडी पे अटैक करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हम और ज़्यादा रोगग्रस्त होने लग जाएंगे। जब भी आप स्टेरॉइड छोड़ देंगे, एंटीबायोटिक छोड़ देंगे, तो आपकी इम्यूनिटी जैसे ही बढ़ेगी, इम्यूनिटी तो बढ़ेगी, जैसे आप डाइट लेंगे इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ते ही वो अटैक होना शुरू हो जाएगा, अल्सर वापस बन जाएंगे, आपको पूरी ज़िंदगी ये चीज़ चलेगी। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है वो पूरी ज़िंदगी चलती है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब 2 4 5 मिनट ट्रीटमेंट लेके जब मैनेज हो जाएंगे तो डॉक्टर आपको बोल देगा कि ये दवाई आपको लेनी पड़ेगी और लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी और लेनी ही पड़ेगी। अब अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो होम्योपैथी के अंदर इलाज जो होता है ना वो रूट से होता है, जड़ से होता है, कारण से होता है। कारण क्या है दोस्तों, इमोशन कोर्स। हम 1 घंटे की हिस्ट्री क्यों लेते हैं पेशेंट से, 20 मिनट की, 25 मिनट की, 30 मिनट की, जब हमें मेडिसिन निकल जाए। क्यों इतना पूछते हैं, इसीलिए पूछते हैं कि जहाँ से बीमारी की शुरुआत हुई है वहीं से जाके हमें उसको ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कमेंट में मैसेज करेंगे सर अल्सरेटिव कोलाइटिस की दवाई बता दें, कैसे बता दें, सिम्टम नहीं पता, टाइप नहीं पता, स्टेज नहीं पता, तो हम कैसे उसकी दवाई बता सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद, पूरी डिटेल लेने के बाद, उसके इमोशनल कोज को फाइंड आउट करने के बाद, उसके बिहेवियर को, नेचर को समझने के बाद उसकी मेडिसिन इवेल्युएट होगी, निकलेगी। उसके बाद जैसे ही हम उसको मेडिसिन देंगे तो उसकी ऑटो इम्यूनिटी को, जो हमारा इम्यून सिस्टम के अंदर जो रिस्पॉन्स है वो गड़बड़ हुआ था ना, उसको ठीक करना है हमें उसकी इम्यूनिटी को सही करना है। जैसे इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी तो अल्सर नहीं बनेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा, डायरिया नहीं होगा। डायरिया क्यों होता है, जिस आंत के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होना था उस आंत में तो अल्सर हो गए, तो अल्सर आंत तो काम नहीं कर रही, वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा, तो वाटर कहाँ जाएगा, बॉडी से बाहर ही तो निकलेगा, वो हो जाता है। अगर अल्सर नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, म्यूकस भी नहीं बनेगा, वाटरी डायरिया भी नहीं होगा, तो पेशेंट बिल्कुल जो खाए पिएगा उसका लगेगा, उसका वेट भी बढ़ेगा, वीकनेस भी सही हो जाएगी। तो हमें ऑटो इम्यूनिटी को ठीक करना है, रूट कोज को ठीक करना है। आपने सुना तो बहुत है कि होम्योपैथी जड़ से काम करती है, परमानेंट ठीक कर देती है, लेकिन करती कैसे है वो भी हमें जानना जरूरी है। इसके लिए आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। इसलिए कमेंट करते हैं, हम मेडिसिन नहीं बताते हैं या उनको कहने की कोशिश करते हैं कि मेडिसिन नहीं बता पाएंगे ऐसे, तो वो ये सोचते हैं कि इनको अपना बिजनेस चलाना है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बिना केस टेकिंग के मेडिसिन दे ही नहीं सकते हम पेशेंट को, कोई भी नहीं दे पाएगा, एलोपैथी डॉक्टर भी नहीं दे पाएगा। तो अगर हम मेडिसिन नहीं बताते हैं तो उनको ये लगता है कि ये अपना बिजनेस चला रहे हैं, कि इनको कंसल्टेशन फीस चाहिए। दोस्तों जब तक हम प्रॉपर फॉलोअप नहीं लेंगे, प्रॉपर पोटेंसी, रिपीटेशन हर पेशेंट की अलग होती है, स्टेज के हिसाब से हर डिजीज़ की हमें पूरे सिम्टम को इवेल्युएट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उस दवा को प्रिस्क्राइब कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की कोई बीमारी है या आपके आस पड़ोस में, रिलेटिव में, सगे संबंधी में, घर में किसी कोई बीमारी है, तो आप उसको ये वीडियो दिखाइए, वीडियो को शेयर करिए। वीडियो को शेयर करने से हो सकता है किसी की लाइफ चेंज हो जाए, किसी की लाइफ
बच जाए दोस्तों। तो इसलिए हमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, पर ट्रीटमेंट के बारे में मत पूछिए। ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है, आप कंसल्टेशन ले सकते हैं मुझसे। स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, बात करिए हमारी टीम से, और जो भी आपकी केस टेकिंग है, हिस्ट्री है, वो हमारी टीम आपसे लेगी और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट होगा, प्रॉपर फॉलोअप होगा। 5 से 6 महीने का ट्रीटमेंट है। 6 महीने के बाद आपकी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर लाइफ टाइम आपको किसी भी तरह की कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं। आप चाहें तो थोड़ा जो फास्ट फूड है, ऑयली फूड है, वो भी शुरू कर पाएंगे आसानी से। आप कभी कभी सब चीज़ें खा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खा पाएंगे, लेकिन कभी कभी खा पाएंगे। ऐसा नहीं है आपको बहुत ज़्यादा। लेकिन एलोपैथी में क्या होगा, आपको परहेज भी करना पड़ेगा, मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी, फिर भी आप ठीक नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, अपनी लाइफ को चेंज करना है तो हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।